Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Kerala becomes first state to declare itself free of extreme poverty. Important from our syllabus GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्यूज़ तो आपने देख ही लिया कि केरला ने अपने आप को डिक्लेयर किया एज फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। दिस अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन 1st नवंबर, दैट इज आल्सो स्टेट फॉर्मेशन डे ऑफ केरला। ये जो अचीवमेंट है केरला स्टेट के लिए, दैट हैज़ बीन आउटकम ऑफ अ 4-year टारगेटेड प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट, जिसका नाम था एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। साल 2021 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से एफ्लिक्टेड फैमिलीज थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, उन सबको फूड, हाउसिंग, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, उनके इनकम को ऑगमेंट करने के लिए स्कीम्स लाए गए। इसके लिए माइक्रो प्लान्स, छोटे छोटे प्लान्स बनाए गए एट द लोकल बॉडी लेवल, पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, और हर एक फैमिली को टोटल 64,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज आइडेंटिफाई किए गए थे दैट वे आर एफ्लिक्टेड विथ एक्सट्रीम पॉवर्टी, और उन सबको फूड, हाउसिंग, हेल्थ एंड इनकम स्टेटस में हेल्प किया गया इन ऑर्डर टू एलिविएट देम फ्रॉम पॉवर्टी। और इसके साथ ही केरला हैज़ नाउ डिक्लेयर इटसेल्फ टू बी द फर्स्ट स्टेट टू बी फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये तो न्यूज़ है, लेकिन कुछ और बातें आपको जाननी है। ये जो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लिया गया है केरला सरकार के द्वारा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि केरला हैज़ बिकम फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो पॉवर्टी का डेफिनेशन ना तो नीति आयोग के डेफिनेशन से अलाइन होता है, ना ही वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन से अलाइन होता है। केरला गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से एक पॉवर्टी का डेफिनेशन लिया कि सब लोगों को कम से कम बेसिक फूड, हाउसिंग, हेल्थ एंड इनकम स्टेटस होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कहा जाएगा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं है स्टेट में, अगर सब लोगों को ऐसी बेसिक फैसिलिटी होती है तो केरला गवर्नमेंट एज पर दिस प्रोग्राम डिफाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल what would be called extreme poverty, and as per that definition they have eliminated extreme poverty in their state. अगर नीति आयोग के पॉवर्टी के डेफिनेशन की बात की जाए तो नीति आयोग का पॉवर्टी डेफिनेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाता है, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम स्टेटस, रादर इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फैसिलिटीज अवेलेबल। तो वो डेप्रीवेशन पे ज़्यादा है, इनकम स्टेटस पे कम है। नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक पैरामीटर डेवलप किया है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि किस स्टेट में कितनी पॉवर्टी है। ये जो नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएनडीपीज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दोनों में ही, जैसे देश के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाली जाती है नीति आयोग द्वारा, और ग्लोबल लेवल पे यूएनडीपी द्वारा जो निकाली जाती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उन दोनों में ही 3 बेसिक इंडिकेटर्स या डायमेंशंस लिए जाते हैं पॉवर्टी की: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ली जाती है उसमें हेल्थ के अंदर 2 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं: न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी। एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर ये कैटेगराइजेशंस लिए जाते हैं: सेक्स, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स। तो मुद्दा ये है, ये बात को आप ध्यान से समझिए कि ग्लोबल लेवल पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकालने के लिए डायमेंशंस लिए जाते हैं वो 3 हैं, उसके अंदर टोटल इंडिकेटर्स लिए जाते हैं वो हैं 10। हेल्थ के अंदर ये 2, मैटरनल हेल्थ नहीं होता, एजुकेशन के अंदर ये 2, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर ये 6। लेकिन नीति आयोग ने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने का फैसला किया नेशनल लेवल पे, उसमें वो जो 10 इंडिकेटर्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे लिए जाते हैं वो तो होते ही हैं, प्लस 2 न्यू इंडिकेटर्स हैव बीन एडेड: 1 मैटरनल हेल्थ अंडर हेल्थ डायमेंशन एंड
bank account under standard of living dimension. So this has to be kept in mind from prelims point of view. ग्लोबल लेवल पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने के लिए मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है एल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी। उसके अंदर ये 3 डायमेंशन है, 10 इंडिकेटर है। नेशनल लेवल पे ये 3 डायमेंशन है जो नीति आयोग ने रखे हैं, बट इंडिकेटर में उन्होंने 12 इंडिकेटर्स रखे हैं। साथ ही साथ अगर वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल में पॉवर्टी का डेफिनेशन रिवाइज किया है, जिसके हिसाब से $3 पर डे से कम कोई इंसान कमाता है। यहाँ पे डॉलर में रेट हमें लेना है पीपीपी बेसिस पे। तो $3 पर डे से अगर कोई इंसान कम कमाता है तो उस इंसान को कहा जाएगा कि वो इंसान एक्सट्रीम पॉवर्टी से सफ़र कर रहा है। जो डेफिनेशन लिया है केरला सरकार ने एक्सट्रीम पॉवर्टी का, वो ना ही ग्लोबल या नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाला है, ना ही वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी है। उन्होंने अपने हिसाब से पॉवर्टी, एक्यूट पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन दी और उसके हिसाब से दे हैव ट्राइड टू एलिमिनेट पॉवर्टी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वैसे भी ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे कि द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हैज बीन सेल्फ डिफाइंड, बट साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं मेंस आंसर में कि दिस मॉडल कैन बी अडॉप्टेड बाय अदर स्टेट्स एज वेल इन ऑर्डर टू डू अवे विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। इसमें माइक्रो लेवल पे एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं ताकि फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं उनको बेसिक ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाए ताकि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर हो पाए, बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अंडर पुट्टा स्वामी जजमेंट अनाउंस किया कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। अब जब राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट तो उसके और कई सारे इम्प्लीकेशंस निकल करके आए। जैसे उसी के अंतर्गत फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्लेयर किया दैट इट विल नो लॉन्गर बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी अगर कोई 2 इंडिविजुअल्स प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड अंडर right to fundamental right because right to privacy was now a fundamental right। तो होमोसेक्सुअलिटी भी तो प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि 2017 में पुट्टा स्वामी जजमेंट के अंतर्गत जब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया अंडर आर्टिकल 21, तो उसके कई सारे और इम्प्लीकेशंस निकल करके आए। उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया होमोसेक्सुअलिटी वाला, विच वॉज डीक्रिमिनलाइज्ड लेटर ऑन। साथ ही साथ एक और इम्प्लीकेशन निकल करके आया साल 2018 में, विच इज फेमसली नोन एज हरिया केस या सफीन जहान केस। इसके अंतर्गत हुआ क्या कि एक केरला वुमन जिनका नाम था हरिया कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड गॉट मैरिड टू अ पर्सन सफीन जहान। तो इसको फिर केरला हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया एज इलीगल मैरिज, क्योंकि इस केस में केरला हाई कोर्ट को लगा कि कहीं ना कहीं ये धर्म परिवर्तन करने के लिए ये शादी की गई है, तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हुआ है। बट ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा अंडर पुट्टा स्वामी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट यूज्ड पुट्टा स्वामी जजमेंट एंड applied the concept of Putta Swami judgment in this Hariya case, also known as Safin Jahan case, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि right to marriage should also be protected under wider ambit of right to privacy, क्योंकि the choice of choosing partner for your marriage is part of your right to privacy, and since right to privacy is a fundamental right guaranteed under Putta Swami judgment, so right to marry person of choice should also be a fundamental right guaranteed under Article 21। तो I just hope आपको ये सारी बातें क्लियर हैं। Right to privacy is a fundamental right, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुट्टा स्वामी जजमेंट में आर्टिकल 21 के अंतर्गत, इट्स अ फंडामेंटल राइट। और फिर उसी जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन सफीन जहान केस या हरिया केस दैट राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस, ऑफ कोर्स बाय एडल्ट इंडिविजुअल्स नॉट बाय माइनर्स, तो राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस विल ऑल्सो बी अ फंडामेंटल राइट
guaranteed under Article 21, since right to privacy is a fundamental right. अब इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। गुजरात के अंदर का एक केस है। एक 49 ईयर के इंसान ने एक केस रजिस्टर किया गुजरात हाई कोर्ट में। उसमें उन्होंने एफआईआर करने की कोशिश की अगेंस्ट द ऑफिशियल्स हु रजिस्टर्ड हिज डॉटर्स इंटरफेथ मैरिज। उनकी बेटी ने किसी और धर्म के इंसान से शादी कर ली, तो उन्होंने अपने बेटी के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट एफआईआर करने की कोशिश की जिन्होंने उस मैरिज को रजिस्टर किया। फिर ये मामला पहुंचा गुजरात हाई कोर्ट में एंड गुजरात हाई कोर्ट रिजेक्टेड दिस पिटीशन, saying that right to marry person of a choice is a fundamental right guaranteed under Article 21 as per Supreme Court's judgment in Safin Jahan case. तो using that judgment only, Gujarat High Court ruled out this petition. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यूपीएससी ने साल 2019 में ये प्रश्न पूछा था प्रीलिम्स में। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, आर्टिकल 21 के ऊपर ये प्रश्न है। हमने ब्रीफली बात की आर्टिकल 21 की, उसके ऊपर ये प्रश्न है। आप समझिए ये प्रश्न का क्या एसेंस है। एक्सप्लेन हाउ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रिकेटली लिंक्स विथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विथ डिग्निटी। तो देखिए, आर्टिकल 21 तो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 मोटा मोटा इसका एसेंस था कि इट विल प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिप्रिवेशन ऑफ लाइफ। वो हर एक इंसान की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। बट धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू सब्सिक्वेंट जजमेंट्स आर्टिकल 21 के एम्बिट को बहुत एक्सपैंड किया है। सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट था 1981 में फ्रांसिस वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ and liberty guaranteed under Article 21 also includes right to life with dignity. Right to life does not mean mere survival, mere animal-like survival. यानी कि इंसान को जो गारंटी है राइट टू लाइफ का या लिबर्टी का, उसमें सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, जीना सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ, वो अधिकार गारंटेड होना चाहिए बाय द स्टेट टू द इंडिविजुअल्स अंडर आर्टिकल 21। तो ये जो वर्ड डिग्निटी ऐड कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसिस जजमेंट में, उसके कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर्टिकल 21 एम्बिट हैज बीन फर्दर एक्सपैंडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब डिग्निटी का मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंट जजमेंट में कहा कि मीनिंगफुल लाइवलीहुड के भी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए लोगों के पास। ओल्गा तेली केस में राइट टू अगेंस्ट पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर, ये सब भी होना चाहिए। अगर पॉल्यूटेड वाटर मिल रहा है लोगों को, पॉल्यूटेड एयर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की डिग्निटी वॉयलेट हो रही है। एंड वॉयलेशन ऑफ डिग्निटी मीन्स वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट। और उसी आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी जजमेंट में कहा कि प्राइवेसी इज ऑल्सो अ गारंटेड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 बिकॉज प्राइवेसी इज ऑल्सो इंट्रिकेट पार्ट ऑफ डिग्निटी। और फिर प्राइवेसी वाला जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस, वो भी एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो गया अंडर आर्टिकल 21। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 21 इज लाइक अ बिग ट्री जिसके नए नए ब्रांचेस निकलते आ रहे हैं। और वो नए ब्रांच इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके इंटरप्रिटेशन को काफ़ी डायनेमिक बना दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसिस जजमेंट में कहा कि राइट to life and liberty guaranteed under Article 21 is not just about mere survival, it is about life with dignity, and that dignity word has led to wide interpretations and it is further evolving. Next topic is about Bahubali rocket injects heaviest satellite in the space. Important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो करंट न्यूज ये है कि इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है GSAT-7R which is also being known as CMS-03. This satellite will be primarily used for Indian Navy communication purpose and it has been launched from Sriharikota. इस सैटेलाइट की खासियत ये है कि इट इज इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैरिड आउट बाय इसरो सो फार। इसरो द्वारा सबसे भारी अभी तक का जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो ये वाला सैटेलाइट है। इसका वजन 4410 किलोग्राम है।
इसको इसरो ने अपने रॉकेट LVM-3 M5 से लॉन्च किया है। LVM-3 का पहले नाम हुआ करता था GSLV सीरीज, उसका नाम बदल करके कर दिया गया LVM। तो LVM-3 सीरीज M5 की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। ये जो LVM-3 है ये हेवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज वाई LVM-3 इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज बाहुबली रॉकेट। तो बाहुबली रॉकेट की मदद से अभी तक का हेवीएस्ट सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है CMS-03। दिस CMS-03 या GSAT-7R will be replacement for GSAT-7 series which were launched by ISRO in 2013। ये जो CMS-03 हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है ये 15 साल के लिए सर्व करेगा कम से कम। अब आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इसरो ने इससे भी हेवी सैटेलाइट्स पहले बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसरो बिल्ट GSAT-11 and got it launched in 2018। GSAT-11 का वेट था 5800 किलोग्राम के आसपास। तो इसरो हैज बिल्ट सैटेलाइट्स हेवियर देन CMS-03, बट वो इसरो ने खुद लॉन्च नहीं किया। इट वाज लॉन्च्ड यूजिंग यूरोपियन एरेन 5 रॉकेट एंड इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। सो CMS-03 की खासियत यह है कि इट इज हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम इंडियन सॉइल। ये इसकी खासियत है। अगर हेवीएस्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो की बात की जाए तो इट वाज GSAT-11 बिल्ट इन 2018 एंड गॉट इट लॉन्च्ड। इसरो ने इसको बनाया था बट इसरो ने इसको लॉन्च करवाया फ्रॉम फ्रेंच गुयाना यूजिंग यूरोपियन एरियन 5 रॉकेट। तो GSAT-11 इंडियाज हेवीएस्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो, बट इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम फ्रेंच गुयाना, नॉट फ्रॉम इंडियन सॉइल। CMS-03 या GSAT-7R की खासियत है कि इट इज इंडियाज हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन सॉइल बाय एन इंडियन रॉकेट। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑर्बिट की, जिसमें CMS-03 को लॉन्च किया गया है। देखिए, दिस CMS-03 सैटेलाइट हैज बीन प्लेस्ड इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अब जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है उसको समझने से पहले हमें समझना होगा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में, तब जाकर के हम समझेंगे अबाउट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में। देखिए, अर्थ से लगभग 35,786 किलोमीटर की हाइट पे अगर हम किसी सैटेलाइट को पुट करें तो वो सैटेलाइट फिर अर्थ के अराउंड रोटेट करेगा। मतलब 35,786 किलोमीटर की हाइट पे ले जाकर के अगर सैटेलाइट को अगर हम उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में इस 35,786 किलोमीटर की रेडियस वाली जो सर्कल बनती है या ऑर्बिट बनती है उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर हम किसी सैटेलाइट को प्लेस करें तो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा और वो सैटेलाइट का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने का टाइम 24 घंटे के आसपास होगा, which is exactly equal to the time taken by Earth to complete one rotation, that is 24 hours। तो मुद्दा ये है कि अर्थ 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। अर्थ से लगभग 35,786 किलोमीटर की हाइट पे अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करें, इस ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट लॉन्च करें तो वो सैटेलाइट भी 24 घंटे में एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ। इससे फायदा ये होता है कि अगर हमने इक्वेटर के जस्ट ऊपर ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया तो जिस हिसाब से अर्थ घूम रहा है वैसे ही वो सैटेलाइट घूम रहा है। तो दैट सैटेलाइट विल ऑलवेज रिमेन अबव वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ, ऑलवेज अबव दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट। अर्थ घूम के यहां से यहां पहुंचा, ये वहां से वहां पहुंचेगा। तो 35,786 किलोमीटर की हाइट पे अगर हम सैटेलाइट को लॉन्च करें तो उस ऑर्बिट को कहा जाता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, क्योंकि उस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट टेक्स कंप्लीटली या एग्जैक्टली 24 आवर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, विच इज टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। अब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तो कुछ भी हो सकता है, अर्थ के अराउंड इस एंगल पे भी हो सकता है, किसी और एंगल पे भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि हाइट होनी चाहिए 35,786 किलोमीटर, ठीक है। बट व्हेन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज पुट
या व्हेन द सैटेलाइट इज पुट इन ए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट एग्जैक्टली अबोव द इक्वेटर, ये रहा हमारा इक्वेटर, इसके एग्जैक्टली ऊपर अगर रखा जाए तो उस तरीके के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट को कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब हाइट इज 35,786 किलोमीटर and that is why it will take 24 hours to complete one orbit around the earth. But a special type of geosynchronous orbit which is exactly above the equator, उसको कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की खासियत ये हो जाती है कि ये इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है, तो ये एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर ऊपर ही रहता है। जिस पॉइंट के ऊपर हम इसको लॉन्च करेंगे, अर्थ से हमेशा ये उसी पॉइंट के ऊपर दिखेगा। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल geostationary orbits are geosynchronous orbits, but not all geosynchronous orbits are geostationary. Geosynchronous किसी भी एंगल पे हो सकता है with respect to axis of the earth, लेकिन geostationary orbit को होना होगा at 90 डिग्री with respect to axis of the earth, उसको कहा जाता है geostationary orbit. It should be just right above the equator. दोनों में ही खासियत ये होगी कि हाइट 35,786 किलोमीटर होगी एंड इट विल कंप्लीट देयर रोटेशन इन 24 आवर्स। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट अपार्ट फ्रॉम जियोस्टेशनरी, जियोस्टेशनरी की तो खासियत आप समझ गए कि हमेशा किसी एग्जैक्ट एक पॉइंट के ऊपर ऊपर रहेगा। जियोसिंक्रोनस की खासियत ये है कि आप किसी भी एंगल में इसको डाल दें, इट विल ऑलवेज अपीयर अबव द सेम लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड वाइज ये एक ही लॉन्गिट्यूड के ऊपर दिखेगा। जैसे मान लीजिए आप 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे ये भी घूम रहा है, तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट विल अपीयर अबोव वन पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड ऑलवेज, जबकि जियो स्टेशनरी विल अपीयर ऑलवेज अबोव द इक्वेटर। तो दैट इज अबाउट जियो सिंक्रोनस एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जिसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आई जस्ट होप इट इज क्लियर टू यू। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इतनी ऊंचाई पे होते हैं 35,786 किलोमीटर, इतनी हाइट पे होते हैं कि एक बार में किसी सैटेलाइट को ले जाकर के इसमें प्लेस कर पाना संभव नहीं है। तो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है किसी रॉकेट की मदद से, और उसके पहले एक ऐसे ऑर्बिट में रखा जाता है, ये देखिए इसको अगले पेज पे मैं और साफ तरीके से दिखाऊंगा, जिसको कहा जाता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ। जीटीओ एक इलिप्टिकल टाइप का ऑर्बिट होता है, इलिप्टिकल टाइप का ऑर्बिट। अगले पेज पे देखिए, जैसे हमको पुट करना है किसी भी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो हम लोग एकाएक से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको नहीं पुट कर सकते जाकर, उसकी इतनी हाइट है। उसको पहले सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा इन जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में कैसा रहता है कि एक तरफ उसकी हाइट रहती है ज्यादा, दूसरी तरफ हाइट रहती है कम, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ रहती है कम। फिर धीरे 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 एक बार जब जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में सैटेलाइट पुट हो जाता है, जैसे हमने ये जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में सैटेलाइट को पुट कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे सैटेलाइट को और एलिवेट किया जाता है, अपलिफ्ट किया जाता है, और फिर उसको पुट किया जाता है इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिसमें कोई भी हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इनटू एन एलिप्टिकल ट्रांसफर ऑर्बिट विच इज नोन एज जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं, ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में क्या रहता है कि एक साइड होता है जिसको कहा जाता है पेरीजी विच इज क्लोजर टू द अर्थ, दूसरा साइड होता है तो कहा जाता है एपीजी विच इज फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो एपीजी साइड होता है, जो फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ है एलिप्स का, उसको कोशिश की जाती है कि इट शुड बी कोइंसाइडिंग विद द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जैसे सैटेलाइट को पहले इसमें रखा गया, इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में, इसको कहा गया जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, और फिर धीरे धीरे सैटेलाइट को रेज करना शुरू किया जाता है, ऑर्बिट रेज करना शुरू किया जाता है, उसमें प्रोपल्सन दिया जाता है थ्रस्ट दे करके, और धीरे धीरे ऑर्बिट रेज कर करके आफ्टर फर्स्ट बर्न या फर्स्ट प्रोपल्सन ये हो जाएगा न्यू ऑर्बिट, फिर सेकंड प्रोपल्सन ये हो जाएगा न्यू ऑर्बिट, एंड आफ्टर फाइनल प्रोपल्सन दिस विल बी the satellite will be put into ultimately geostationary orbit.
यही है न्यूज. इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट द लॉन्च व्हीकल फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अ सैटेलाइट इनटू geosynchronous transfer orbit and then propulsion system gradually raises it to the desired orbit. तो it involves multiple engine burns, अलग अलग orbit burns require होता है, and it typically takes about 2 weeks to put a satellite from this GTO to geostationary orbit. तो अभी क्या किया गया है इस CMS-0103 को? CMS-03 हैज बिन पुट इनटू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट. अब लगभग 2 वीक लगेंगे जब इसको जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से धीरे धीरे एलिवेट करके ऑर्बिट रेज करके इसको जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में डाला जाएगा. आई जस्ट होप आपको 3 तरीके के ऑर्बिट्स के बारे में समझ आया. पहला है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, हाइट 35,786, टाइम पीरियड 24 आवर. स्पेशल टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट इज नोन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट विच इज एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर. उसके अलावा जियो ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जो एक इलिप्टिकल टाइप का होता है, जिसमें एक एंड जो होता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के साथ अलाइन होता है, दूसरा एंड जो होता है इट इज क्लोजर टू द अर्थ, जिसको कहा जाता है पेरिजी, इलिप्टिकल ऑर्बिट. और धीरे धीरे इसको बर्न करके उसमें प्रोपल्सन दे दे करके फिर हम लोग जीटीओ से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को पुट करते हैं. तो अभी CMS-03 को रखा गया है जीटीओ में. ओवर अ पीरियड ऑफ 2 weeks इट विल बी मूव फ्रॉम जीटीओ टू जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट केके पार्क साइबर क्राइम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, म्यांमार के अंदर जब से वहां पे मिलिट्री जनता सरकार आई है 2021 में, वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हटा दिया गया और वहां पे एक तरीके से आप कह सकते हैं मिलिट्री कू हुआ है. वहां पे आर्म्ड फोर्सेस आर इन पावर. ये चल रहा है पिछले 4-5 सालों से. मिलिट्री जनता की सरकार जब से आई है तब से वहां पे म्यांमार के अंदर छोटे छोटे कई सारे ऐसे सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं जहां से साइबर क्राइम्स किए जाते हैं. साइबर क्राइम्स जिसके थ्रू लोगों से पैसे अलग अलग तरीके से फ्रॉड करके निकाले जाते हैं. तो मैनी साइबर क्राइम सेंटर्स आर इमर्जिंग आफ्टर राइज ऑफ मिलिट्री जनता गवर्नमेंट इन म्यांमार. उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है. एक केके पार्क नाम का साइबर क्राइम हब विच इज ऑन द बाउंड्री ऑफ म्यांमार एंड थाईलैंड. यहाँ पे केके पार्क साइबर क्राइम हब, वहां से 500 इंडियन सिटीजन्स को छुड़ाया गया, उनको वापस भारत में लाया जा रहा है. ये केके पार्क इट्स एन इनफेमस स्कैम हब ऑन म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर. थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये केके पार्क नाम का जो स्कैम हब है इसको वहां का एक वॉर लॉर्ड रन करते हैं जिनका नाम है सॉ चिट्टू. नॉट इम्पॉर्टेंट. दैट वॉर लॉर्ड मैनेजेस एन आर्म्ड फोर्स जिसका नाम है बॉर्डर गार्ड फोर्स, एंड दिस BGF इज अलाइंड विथ मिलिट्री जनता ओनली. तो मिलिट्री जनता की जो सरकार है म्यांमार की, उसके साथ अलाइनमेंट में रह करके ये BGF यहाँ पे केके पार्क नाम का साइबर क्राइम फ्रॉड सेंटर चला रहा है. हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई कि यहाँ पे स्टारलिंक का इंटरनेट इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. तो मिलिट्री जनता की सरकार के ऊपर दबाव पड़ा इंटरनेशनल लेवल पे कि अरे यार तुम्हारे यहाँ पे साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम हब्स डेवलप हो रहे हैं. तो मिलिट्री जनता की सरकार ने सिंबॉलिक पर्पसेस के लिए, खाली ऊपर से दिखाने के लिए, इस केके पार्क के ऊपर थोड़ा सा रेड डाला, कुछ लोगों को फ्री कराया. उसी में लगभग 500 इंडियन सिटीजन्स फ्री हुए. आप सोचिए, नाम का बस ये ऑपरेशन हुआ. आई जस्ट होप यू आर गेटिंग द सिचुएशन कि म्यांमार के अंदर ये जो मिलिट्री जनता की सरकार है, यानी कि वहाँ के जो आर्मी पावर में है, वो जानबूझ करके इस तरीके के कई सारे वॉरलॉर्ड्स को प्रमोट कर रही है ताकि वो अब म्यांमार के अंदर साइबर फ्रॉड्स करें, म्यांमार के अंदर साइबर फ्रॉड हब्स डेवलप करें जहां से साइबर फ्रॉड्स किए जाएं और पैसे आए. अब जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए कि इलीगल स्टारलिंक इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर म्यांमार की मिलिट्री जनता सरकार ने, यानी कि वहाँ की आर्मी ने, दिखाने के लिए यहाँ पे इस केके पार्क में
रेड किया, कुछ लोगों को फ्री कराया. सो दैट इज व्हाई दिस रेड इज बीइंग कॉल्ड सिंबॉलिक, बिकॉज लोकल्स एंड कॉमन पीपल ऑफ दिस एरिया दे नो ये जो बीजीएफ है जिसको ये वॉरलॉर्ड रन करता है, इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ मिलिट्री जनता ओनली. सो ये खाली दिखाने के लिए है, बाकी तो ये काम चलता रहेगा. जब तक वहां पे मिलिट्री जनता की सरकार रहेगी तब तक इस तरीके के छोटे बड़े साइबर फ्रॉड हब्स आते रहेंगे, एंड दे विल कीप ऑन स्विंडलिंग मनी फ्रॉम पीपल फ्रॉम इंटायर एशिया, मेनली इंडिया. भारत के अंदर साइबर क्राइम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं आफ्टर कमिंग अप ऑफ मिलिट्री जनता इन पावर इन म्यांमार. तो मिलिट्री जनता के पावर में आने के कारण जो तमाम चैलेंजेस भारत को फेस करना पड़ रहा है, उसमें जैसे क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग, वो सब तो है ही. सपोर्ट टू इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे कि एनएससीएन खापलांग, वो सब तो है ही. प्लस वन मोर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज इज बीइंग फेस्ड बाय इंडिया, दैट इज राइज ऑफ साइबर क्राइम्स. उस राइज ऑफ साइबर क्राइम्स में आप के पार्क का नाम लिख सकते हैं. इससे कैसा है कि आपका करंट एग्जाम्पल हो जाएगा, जिससे आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी. कि हाल फिलहाल में के पार्क नाम के एक साइबर क्राइम हब पे रेड किया गया. दैट रेड वाज बाय मिलिट्री जनता, बट इट वाज जस्ट टू avoid international pressure, just to show that they are taking action against cyber hubs, crime hubs, but they are actually supporting cyber crime hubs. करते क्या है, कैसे विक्टिम्स को फंसाया जाता है ऐसे काम कराने के लिए? तो स्कैमर्स जो हैं पहले फेक जॉब एड्स देंगे कि हम आपको आईटी में मार्केटिंग रोल्स देंगे, और फिर विक्टिम्स फ्रॉम इंडिया, चाइना, वियतनाम, अफ्रीका, फिलीपीन जैसे देशों से लाया जाता है. उनको पहले सीधा सीधा म्यांमार लाने के बजाय थाईलैंड में या वियतनाम लाया जाता है, और फिर वहां से उनसे पासपोर्ट छीन करके उनको म्यांमार में भेजा जाता है. और म्यांमार में नाउ देन दे आर फोर्स टू वर्क एज स्लेव्स. 12-14 घंटे दिन में काम कराया जाता है. अगर मना करते हैं तो दे आर बीटेन, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, स्टारवेशन में रखा जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और फिर उनको फोर्स किया जाता है कि वो साइबर फ्रॉड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर स्कैम्स जिसमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया जाता है, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है पिग बूचरिंग स्कैम. देखिए, पिग बूचरिंग स्कैम्स क्या होते हैं? ये साइबर क्राइम से रिलेटेड या साइबर फ्रॉड से रिलेटेड ये टर्म है पिग बूचरिंग. जैसे पिग को खिला पिला करके पहले बड़ा किया जाता है, उसको खूब खुश रहता है, फिर एकाएक से एक दिन काट दिया जाता है, राइट, फॉर इट्स मीट. वैसे ही पिग बूचरिंग स्कैम में जैसे कि रोमांटिक स्कैम्स, फोन पे कोई बात करेगा, कोई इंसान दिखाएगा कि वो बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया परिवार से है, रिच परिवार से है, वो आपसे बातचीत करेगा, पूरा ट्रस्ट डेवलप कर लेगा, बीच बीच में कभी आपकी हेल्प भी करेगा, 10,000 20,000 पैसे ट्रांसफर करेगा. एकाएक से किसी दिन आपसे एक इमरजेंसी में फोन करेगा, करे मुझे 10 लाख की जरूरत है, 20 लाख की जरूरत है, और आपसे वो पैसे निकलवा लेगा, फ्रॉड कर देगा. इन्वेस्टमेंट स्कैम्स वैसे ही होते हैं, पिग बूचरिंग जैसे ही. इनको कलेक्टिवली कहा जाता है पिग बूचरिंग स्कैम्स, क्योंकि आपको शुरुआत में थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करा करके बेनिफिट करवा के दिखाएगा, 10,000 20,000 कमा के दिखाएगा. जब आप खुश होने लगेंगे 5-6 महीनों बाद एकाएक से आपसे कोई बड़ा रकम 50 लाख 60 लाख रुपए फ्रॉड कर लेगा. सो कलेक्टिवली दीज काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड्स आर नोन एज पिग बूचरिंग स्कैम्स, विच इंक्लूड्स रोमांटिक इंटरैक्शन या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कैम, जिसमें अर्लियर इनिशियल फेज में बेनिफिट दिखाया जाता है और एकाएक से ह्यूज लॉस इन्फ्लिक्ट किया जाता है लेटर स्टेज में, नोन एज पिग बूचरिंग स्कैम. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. लखनऊ now included in UNESCO Creative City Network, important from prelims exam point of view. UNESCO Creative City Network का कॉन्सेप्ट लाया गया था साल 2004 में. इसके अंतर्गत जो HDG नंबर 11 है, जिसके अंतर्गत गोल रखा गया है टू डेवलप सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, उस गोल को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट क्रिएटिव सिटीज वर्ल्ड वाइड कौन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज एजेंसी है. तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में कौन कौन से ऐसे सिटीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए स्पेशल तरीके से फॉर देयर क्रिएटिव एक्टिविटीज, उन सब सिटीज के नाम आइडेंटिफाई करता है यूनेस्को और कैटेगराइज करता है अंडर इट्स यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क. भारत से जयपुर हैज बीन पुट अंडर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, मुंबई क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म, हैदराबाद फॉर गैस्ट्रोनॉमी, श्रीनगर फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट. ये तो
पहले से पुट किए हुए थे भारत के ऐसे सिटी जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में थे। पिछले साल कोझिकोडे वाज पुट फॉर लिटरेचर एंड ग्वालियर फॉर म्यूजिक। करंट न्यूज ये है कि नाउ लखनऊ हैज बीन ऑफिशियली पुट इनटू यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कैटेगरी अंडर गैस्ट्रोनॉमी सेगमेंट। It was decided under 43rd session of UNESCO General Conference. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक और काफी अच्छी न्यूज है, खुशी की बात है कि इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम हैज वन द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल करके आएंगे। चूंकि कल मैच देर रात तक चला है और इंडिया रात को जीती है लगभग 1-2 बजे के आसपास, तो आप सब ये तो जानते ही होंगे कि इंडिया आज डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन द फाइनल बाय 52 रन्स। लेकिन कई सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होंगे कि हु वाज प्लेयर ऑफ द सीरीज, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर्स में आए नहीं हैं। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ कल हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। विकेट ज़्यादा, रन किसने बनाए, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। हु वाज प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल, ये सब देखेंगे हम लोग कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड था। एपेक में थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि चाइना भी तो हिस्सा है। आपको कॉमन सेंस लगा के सोचना चाहिए कि चाइना भी तो हिस्सा है इसका, तो ये तो नहीं हो सकता। अपने आप आपको जवाब मिल जाता 134। केबल अंजाव से रिलेटेड पूछ रहा, नॉट करेक्ट, इनफैक्ट दोनों ही करेक्ट है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी नन। एनी एयरबेस इज इन तजाकिस्तान। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।